आज हम लोग बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी की। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैपिंग है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन सर ये ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग हुई है क्या इसमें कोई खास रिक्वायरमेंट है क्या? मैंने कहा हाँ रिक्वायरमेंट है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट लिख दो, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो सर ये वाला जो NS वाला इलेक्ट्रॉन है सर ये भी उड़ के कहां चला जाएगा? ND में चला जाएगा। अरे कोई बोल ही नहीं रहा यार, दादा हाँ ना तो बोल दो। हाँ सर प्लस और माइनस स्पिन है सर, वाह सर, वाह 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 बेटा वाह सर, प्लस और माइनस चार्ज है सर, वाह सर वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, गजब। अबे अकल के अंधो, ये प्लस और माइनस ना तो चार्ज है और ना ही स्पिन है। तो आज हम लोग बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी की। अगला थ्योरी बॉन्ड क्यों बनता है उससे रिलेटेड अगला थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए सुनो मेरी बात, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहता है कि जब दो एटम एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो तो उनके बीच किसी तरह का अट्रैक्शन नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब एटम एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं, जब एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं तो उनके बीच अट्रैक्शंस बढ़ने लगते हैं। यस, अट्रैक्शन बढ़ेंगे। सर अट्रैक्शन बढ़ेंगे किस किस के बीच? सुनो, जैसे मान लो एक एटम ये रहा आपका और एक एटम ये रहा आपका, ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं तो इनके बीच ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है। ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे, जब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो होगा क्या? इसके जो इलेक्ट्रॉन है इसको न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे, इसका जो न्यूक्लियस है इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। होगा ऐसा? बिल्कुल होगा ऐसा। सर अट्रैक्शन तो होगा, रिपल्शन भी तो होगा। मैंने रिपल्शन किस किस के बीच होगा? बोले सर देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा और ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपेल करेगा। बिल्कुल करेगा। लेकिन हम जानते हैं अगर ये दोनों एटम एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं बॉन्ड बनाने के लिए तो ये जो अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड है ये रिपल्शन से ज्यादा होगा, ये हम लोग समझते हैं। तो एटम क्या करे? नजदीक आते गए आते गए आते गए आते गए, नजदीक आ रहे हैं, अट्रैक्शंस बढ़ रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? यस, मुझे एक बात बताओ, एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर मान लो मैं यहां पर एक ग्राफ बनाऊं, मैं यहां पर एक ग्राफ बनाऊं एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का, जल्दी बताइए एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच सर देखो एटम एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी तो एनर्जी मैक्सिमम थी। अगर एटम एक दूसरे के नजदीक आएंगे, अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो हमेशा एनर्जी डिक्रीज करती है करती है करती है करती है करती है, यहां तक आते आते एनर्जी डिक्रीज करी। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इतनी कम हो गई यहां तक आते आते, है ना। यहां पर एटम एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे, इनको मैं बोल सकता हूं अप्रोचिंग एटम, है ना। ये दोनों एटम्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे थे, अप्रोचिंग एटम्स। और जब एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे थे तो सर अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो रिपल्शन से ज्यादा था। बहुत बढ़िया। लेकिन एक डिस्टेंस के बाद अट्रैक्शन से रिपल्शन ज्यादा होने लगता है, फिर एनर्जी बढ़ने लगती है ना। क्यों? क्योंकि जब बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं एक दूसरे के तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और न्यूक्लियस न्यूक्लियर रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, है ना। तो उसकी वजह से रिपल्शन बढ़ने लगते हैं और फिर एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो हुआ क्या, इस डिस्टेंस तक एटम्स एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे और इस डिस्टेंस पे ये जो दोनों एटम हैं इन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया। दीज आर बॉन्डेड एटम्स, दीज आर बॉन्डेड एटम्स। मतलब इस डिस्टेंस पे आके इन दोनों के बीच बॉन्ड बना है। तो ये जो डिस्टेंस होती है बेटा, जहां पर दोनों एटम के बीच बॉन्ड बना है, बॉन्ड बनते टाइम दोनों एटम की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है इसको आप लोग क्या बोलते हो? बॉन्ड लेंथ बोलते हो। इसको दुनिया बॉन्ड लेंथ या फिर क्रिटिकल डिस्टेंस के नाम से जानती है। यस, क्या नाम, किस नाम से? बॉन्ड लेंथ या फिर क्रिटिकल डिस्टेंस के नाम से। अब आप समझो, अरे भैया जब बॉन्ड बना है तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई है। कितनी एनर्जी रिलीज हुई है? सर देखो इतनी एनर्जी रिलीज हुई है। बॉन्ड बनते टाइम जो एनर्जी रिलीज हुई है दुनिया उसको किस नाम से जानती है? बॉन्ड एनर्जी के नाम से जानती है। और मैं ऐसा कह सकता हूं कि जितना एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा मजबूत होगा, वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? अरे बोलो, क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस 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 बोलना पड़ेगा। इसको क्या बोला जाएगा? बॉन्ड एनर्जी बोला जाएगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ होता है ना, ये ग्राफ होता है जो आप लोग वीबीटी में पढ़ते हो। लेकिन अब फिर ये बात आती है कि सर यहां पर बॉन्ड बना कैसे? बॉन्ड बनने के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है? तो वीबीटी कहती है कि जब एटम एक दूसरे के नजदीक आते हैं, बॉन्ड बनते टाइम इन दोनों एटम के जो वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं, वैलेंशियल के जो ऑर्बिटल होते हैं वो एक दूसरे के अंदर धंस जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं।
इन ऑर्बिटल्स की पेनिट्रेशन को बोला जाता है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एंड दिस ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। ये बॉन्ड क्यों बनता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आपस में ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है ना। देखो यहां पर तो क्रिटिकल डिस्टेंस और बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन लिखी है, ये मैंने आपको बता दी है। बॉन्ड क्यों बनता है? देखो ये लिखा, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। बॉन्ड क्यों बनता है? बॉन्ड बनने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैपिंग है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन सर ये ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग हुई है, क्या इसमें कोई खास रिक्वायरमेंट है क्या? मैंने कहा हाँ रिक्वायरमेंट है। ये वाला एटम और ये वाला एटम, जो दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, इन दोनों ऑर्बिटल्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। सर क्या अगर दो इलेक्ट्रॉन हुए तो बॉन्ड नहीं बनेगा क्या? नहीं, एक एक इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। यस, दो ऑर्बिटल आ रहे हैं एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, ये ऑर्बिटल एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट कर गए, दिस पेनिट्रेशन इज नोन एज ओवरलैपिंग। दोनों ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, और दूसरी खास बात, इन दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑपोजिट होना जरूरी है। स्पिन के बारे में आप ज्यादा टेंशन मत लो, स्पिन अपने आप ऑपोजिट हो जाता है, आप तो यही ध्यान रखो, ये दो ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है ना। तब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे और ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, अब सोचो ये जो ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग जितनी जबरदस्त होगी, मैं कह सकता हूं बॉन्ड उतना ही मजबूत बनेगा। मान लो ओवरलैपिंग बिल्कुल थोड़ी सी ओवरलैपिंग हुई है, अरे भाई अगर थोड़ी सी ओवरलैपिंग हुई है तो सर बॉन्ड वीक बनेगा। अगर मान लो ओवरलैपिंग ज्यादा हुई तो सर और स्ट्रॉन्ग बनेगा, और अगर और जबरदस्त ओवरलैपिंग हो गई तो सर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है? ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग पे, कि ओवरलैपिंग कितनी जबरदस्त हुई है। बोलिए, क्या मेरी बात समझ में आई क्या? यही 3 पॉइंट आपके सामने लिखे हैं। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप लोग इसको पढ़ लेना, भले ही आपकी श्रद्धा है, आपकी मर्जी है, इसको आप लोग पढ़ सकते हो। और 2020 जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, चेक कर लो भले। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और एनर्जी के बीच जो ग्राफ बना था, अभी हम लोगों ने बनाया था, ये वाला ग्राफ बना था। एनर्जी डिक्रीज करेगी 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 करेगी, और एक टाइम के बाद आके एनर्जी इंक्रीज करने लगती है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। वाह सर, है ना, ये वाला ग्राफ बना। बताइए कितना आसान है यार, सब कुछ बहुत इजी है सर, सब कुछ बहुत इजी है। और यहां से एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, जिसका नाम है कोवेलेंसी। कोवेलेंसी समझते हो क्या तुम लोग? है भाई, कोवेलेंसी। कोवेलेंसी का मतलब होता है कोई भी एटम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है ना, उसको बोला जाता है उसकी कोवेलेंसी। यस, क्या बोला जाता है? उसकी कोवेलेंसी। आइए कैसे पता लगाते हैं, है ना, कैसे पता लगाते हैं? अबे सुनो, इधर 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 सोचो। जैसे मान लो मैं आपके सामने लिखूं ग्रुप 13 एलिमेंट्स, है ना, ग्रुप 13 एलिमेंट की मैंने आपसे कहा बताओ कोवेलेंसी कितनी हो सकती है। आपने कहा सर ग्रुप 13 एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP1 होता है। बिल्कुल होता है साहब, है ना, समझना इस चीज को अच्छे से। आपने NH2, अब देखो अगर मान लो मैं ग्राउंड स्टेट बनाऊं, तो ग्राउंड स्टेट में मुझे बताइए NS में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। और NP में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। सर ग्राउंड स्टेट में इसके पास कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 1। अभी मैंने आपसे बोला था VBT ये कहता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो सर इसके पास एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ग्रुप 13 एलिमेंट अपनी ग्राउंड स्टेट में सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है। लेकिन सर अगर मान लो मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेज दूं, मैंने कहा तो भेज दे, उसको बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया तो मुझे बताइए NP में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? सर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो टोटल कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 3। अगर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो मुझे बताओ ये अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 बॉन्ड बना सकता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ग्रुप 13 एलिमेंट जब 3 बॉन्ड बनाते हैं तो क्या वो ग्राउंड स्टेट में बनाते हैं? आप बोलोगे नहीं भाई, वो किसमें बनाते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3 बॉन्ड बनाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप शायद, है ना। तो एक और एग्जांपल लेते हैं ना, इससे आपको और कहानी समझ में आएगी। लेट्स से मैंने ग्रुप 15 एलिमेंट्स लिखा है। सर जो ग्रुप 15 एलिमेंट होते हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP1, सॉरी NH2NP3, सॉरी। यस, अगर सर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट बनाऊं, सोचो ये इनकी ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में NS में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सर NP में कितने हैं? 3। और सर ND में कितने हैं? जो D ऑर्बिटल है उसमें कितने हैं? सर D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मैंने कहा यार इनकी ग्राउंड स्टेट में सिर्फ एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये, सॉरी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये अपनी ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 3 बॉन्ड बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं।
लेकिन सर अगर मान लो मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां एक्साइट कर दूं, इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर आपका इलेक्ट्रॉन NS से उछल के कहां चला गया, ND में चला गया। अरे दादा बोल तो सही, अगर इलेक्ट्रॉन NS से उछल के ND में चला गया तो अब इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे सर? 5। तो सर ये अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितने बॉन्ड बना सकता है? 5 बॉन्ड बना सकता है। बनाते ही हो ना, PCl5 बनता है ना यार, PCl5 ग्रुप 15 एलिमेंट होता है, 5 बॉन्ड बनाता है। आप बोलोगे सर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 5 बॉन्ड बना रहा है। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो क्या? अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है क्या? क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है क्या? बोलिए, क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है क्या? कोई बताएगा क्या मुझे? फटाफट बोलो, क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है क्या? मुन्ना फटाफट बोल दे भाई, नाइट्रोजन 5वां बॉन्ड बना लेगा क्या? कोई बोल ही नहीं रहा यार, बताओ मैं भाई किसको पढ़ा रहा हूं यार। सर देखो, 5वां बॉन्ड बनाने के लिए ग्रुप 15 एलिमेंट 5वां बॉन्ड तभी बना पाएगा जब वो डी ऑर्बिटल यूज करेगा। और सर जो बेचारा नाइट्रोजन है ना सर, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है सर, इस बेचारे के पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है सर। और अगर डी ऑर्बिटल नहीं है तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना पाएगा। यहां से पता लगता है, सारा एक्सप्लेनेशन यहां से मिलता है। सेकंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता। क्यों? 4 से ज्यादा बॉन्ड तभी बन सकता है जब डी ऑर्बिटल यूज हो, और सेकंड पीरियड के किसी एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो 4 से ज्यादा बॉन्डिंग, 4 से ज्यादा कोवेलेंसी सेकंड पीरियड एलिमेंट की कभी नहीं हो सकती। जहां तुम मर्जी हो वहां देख लो। और देखो एग्जांपल ले लेता हूं, और देखो जैसे मान लो मैंने आपके सामने लिखा है ग्रुप 16 एलिमेंट लिख देता हूं, एक बार के लिए सोचो, ग्रुप 16 एलिमेंट्स लिख देता हूं। ग्रुप 16 एलिमेंट्स, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP4। यस, आइए अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो ग्राउंड स्टेट में NS में 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा। बोलिए NP में कितना है? 4। बताओ फटाफट से इनकी कोवेलेंसी बता दो, फटाफट बता दो, देखें फटाफट बता दो। सर ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2। तो मतलब ये ग्राउंड स्टेट में 2 बॉन्ड बना सकते हैं। H2O बनाता है ना 2 बॉन्ड। सर अगर मान लो मैं इनकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिख दूं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से उछल के यहां चला गया। अगर ऐसा हो गया तो अब मुझे बताइए कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? अरे जल्दी बोलो। अगर बेटा ऐसा हो गया तो सर इनके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए? सर देखो 3 और 1 4, सर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए सर। 4 बॉन्ड बन सकते हैं, SF4 बनता है सर, सल्फर 4 बॉन्ड बनाता है सर। और अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट लिख दो, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो सर ये वाला जो NS वाला इलेक्ट्रॉन है सर, ये भी उड़ के कहां चला जाएगा? ND में चला जाएगा। अरे कोई बोल ही नहीं रहा यार। दादा हाँ ना तो बोल दो। अरे तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? अब इसके पास टोटल 6 बॉन्ड बन सकते हैं सर, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 बॉन्ड बन सकते हैं, SF6 बन सकता है। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्या ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना सकता है? आप बोलोगे नहीं बना सकता। 4 ग्रुप 16 एलिमेंट को अगर 4 बॉन्ड बनाने हैं तो अपना डी ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा, और ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। ऑक्सीजन कभी भी 4 या फिर 6 बॉन्ड नहीं बना सकता। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। क्वेश्चन आया आपके सामने, लेट से कि कौन सा कंपाउंड है जो ग्राउंड स्टेट में बनेगा? बताइए ग्राउंड स्टेट में कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये देखो ग्राउंड स्टेट में ग्रुप 15 एलिमेंट 3 बॉन्ड बना सकते हैं। देखो अभी मैंने बताया था ग्रुप 15 एलिमेंट, ये रहा ग्रुप 15 एलिमेंट ग्राउंड स्टेट में 3 बॉन्ड बना सकते हैं, है ना। और जो ग्रुप 15 एलिमेंट है नाइट्रोजन, वो अपने ग्राउंड स्टेट में 3 बॉन्ड बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से। बोलिए क्या आप मेरी बात समझ पाए क्या? यस, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया सर, जोरदार, एकदम जबरदस्त। अब बात यह आती है कि सर आपने बता तो दिया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। एक बात बताइए, ओवरलैपिंग कितनी तरीके की होती है? मैंने कहा यार देख, ओवरलैपिंग 3 तरीके की होती है। एक होती है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, एक होता है नेगेटिव ओवरलैपिंग, और एक होता है जीरो ओवरलैपिंग। और हमारे जो काम की चीज है वो है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, बिकॉज इसी से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब आप बोलोगे सर पॉजिटिव ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? बताओ तो सही, कोई एग्जाम्पल तो दो। मैंने कहा आजा एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे सोचो आपके सामने एक ऑर्बिटल है px ऑर्बिटल, सुनियो भाई, ये आपका px ऑर्बिटल है, देख रहे हो px ऑर्बिटल, इसका प्लस इसके प्लस के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो मैं बोलूंगा ये पॉजिटिव ओवरलैप का एग्जांपल है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है दादा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, ये प्लस और माइनस क्या है?
ये प्लस और माइनस क्या है? हाँ, कौन बताएगा? यस, ये प्लस और माइनस क्या है? जल्दी बताओ, कौन बताएगा ये प्लस और माइनस क्या है? जल्दी बोलो, व्हाट इज दिस प्लस एंड माइनस? ये प्लस और माइनस क्या है, कौन बताएगा? हाँ जी, ये प्लस और माइनस क्या है? हाँ सर, प्लस और माइनस स्पिन है सर। वाह सर, वाह 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 बेटा वाह। सर प्लस और माइनस चार्ज है सर। वाह सर, वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, गजब। अबे अकल के अंधो, ये प्लस और माइनस ना तो चार्ज है और ना ही स्पिन है। दिस इज द साइन ऑफ वेव फंक्शन। ये क्या है? दिस इज द साइन ऑफ वेव फंक्शन। ये क्या है? वेव फंक्शन का साइन है। बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। ये क्या है? प्लस एंड माइनस आर द साइन ऑफ वेव फंक्शन। अगर मान लो वेव फंक्शन का प्लस लो प्लस के साथ ओवरलैप करे तो वो पॉजिटिव ओवरलैप है, और अगर मान लो माइनस माइनस के साथ ओवरलैप करे तब भी वो पॉजिटिव ओवरलैप है। अगर मान लो एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे तो ये भी पॉजिटिव ओवरलैप है। अगर सेम साइन वाले दो लोब्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो उसको हम लोग पॉजिटिव ओवरलैप की कैटेगरी में लिखते हैं, है ना। जैसे मान लो एक पीएक्स ऑर्बिटल है, वो दूसरे पीएक्स ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, प्लस प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ। इस ओवरलैपिंग को भी क्या बोला जाएगा? पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोला जाएगा। और बेटा पॉजिटिव ओवरलैपिंग ही रिस्पॉन्सिबल होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अब नेगेटिव ओवरलैपिंग किसको बोलोगे? सर इसका जस्ट ऑपोजिट। नेगेटिव ओवरलैपिंग में क्या होगा? सर जैसे मान लो ये आपका पी था, उसका माइनस लोब दूसरे पी के प्लस लोब के साथ ओवरलैप करे, दिस इज नेगेटिव ओवरलैपिंग। यस, जैसे मान लो ये एक ऑर्बिटल है और ये दूसरा ऑर्बिटल है, सर प्लस माइनस के साथ माइनस प्लस के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ये भी किसका एग्जांपल है? नेगेटिव ओवरलैप का एग्जांपल है। और नेगेटिव ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता बिकॉज दिस रिजल्ट्स इन रिपल्शन बिटवीन द ऑर्बिटल्स, है ना। जैसे मान लो ऐसा लिखा है, ये एस ऑर्बिटल है और ये पी के साथ ओवरलैप कर रहा है, लेकिन पी का माइनस इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, ये भी नेगेटिव ओवरलैपिंग का एग्जांपल होगा। और अगर मान लो तुमसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज जीरो ओवरलैपिंग, आप बोल दोगे जीरो ओवरलैपिंग का मतलब ओवरलैपिंग ही पॉसिबल नहीं है सर। जैसे अगर मान लो मैं तुमसे कहूं एक पीएक्स ऑर्बिटल है, क्या वो पीवाई ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकता है क्या? आप बोलोगे सर क्या बुद्धि उद्धि भ्रष्ट हो गई आपकी। यस, पीएक्स ऑर्बिटल यहां है, पीवाई ऑर्बिटल यहां है, दो परपेंडिकुलर है ऑर्बिटल है सर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक की एक्स डायरेक्शन में है, दूसरे की वाई डायरेक्शन में है, सर कहां से ओवरलैपिंग होगी? सर आप क्या पूछ रहे हो सर, ऐसी कोई ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। दिस इज द केस ऑफ जीरो ओवरलैपिंग। यस, अगर मैं तुमसे पूछूं पी एक्स पी जेड के साथ कर लेगा क्या? नहीं सर। पी वाई पी जेड के साथ कर लेगा क्या? नहीं। एस ऑर्बिटल क्या पीएक्स ऑर्बिटल के साथ कर लेगा क्या? नहीं। ये सारे जो केसेस हैं वो जीरो ओवरलैपिंग के केसेस है ना। तो बस नाम के लिए तीन ओवरलैपिंग है, लेकिन हमारे काम की जो ओवरलैपिंग है वो कौन सी है सर? वो ओवरलैपिंग है पॉजिटिव ओवरलैपिंग। और इसी ओवरलैपिंग के बेसिस पे हम लोग जो बॉन्ड्स होते हैं उनको तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड डेल्टा बॉन्ड, है ना। इस ओवरलैपिंग के बेसिस पे सिग्मा, पाई एंड डेल्टा। लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? सिग्मा और पाई के बारे में, बिकॉज डेल्टा बॉन्ड के बारे, डेल्टा बॉन्ड हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते, और अभी हमारे पास अलग चीज पढ़ने का टाइम भी नहीं है ना। जो हमारे काम की चीज है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? सिग्मा बॉन्ड की। जल्दी से बता दो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? सर ये तो हमने पढ़ रखा है सर। सिग्मा बॉन्ड सर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। यस, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर मान लो दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो सर उससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यस, क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? कोई बोल ही नहीं रहा यार। अरे बोलो, क्या सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा आपको पता है क्या? अब मैंने एक टर्म यूज करी है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। व्हाट इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब यह है जो एटम बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन एटम्स के न्यूक्लियस जिस एक्सिस पे लाई करते हो उस एक्सिस को बोला जाता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, है ना। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो हम लोग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी एक्सिस को मानते हैं? जेड एक्सिस को मानते हैं, है ना। हम लोग कौन सी एक्सिस को मानते हैं? जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं। तो लेट से ऐसा है, एक ऑर्बिटल है पीजेड, है ना। मैंने ये लिखा है पीजेड ऑर्बिटल, मैंने ये लिखा है पीजेड ऑर्बिटल, है ना, प्लस माइनस बना लो। दिस इज योर पीजेड ऑर्बिटल, और एक और पीजेड ऑर्बिटल ये रहा, है ना। और ये है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब सोचो
ये दो पीजेड ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। तो जहां अलोंग द ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग होती है, इस तरह की ओवरलैपिंग से क्या बनता है? इस तरह की ओवरलैपिंग से सर सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है सर। मेरे हिसाब से कहानी ठीक है सर। यस, बहुत सिंपल चीज है ना। जैसे मान लो एक एस ऑर्बिटल है, वो पी जेड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, यस, पी जेड के साथ। तो सर इससे भी क्या बनेगा? इससे भी क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा सर, है ना। हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, हमेशा ध्यान रखें, हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस होगी, एक बार के लिए सोचो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर मैं एक्स एक्सिस ले लूं, तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा ऑर्बिटल होना जरूरी है? पीएक्स पीएक्स पीएक्स, और पीएक्स से क्या बनेगा? सिग्मा बनेगा, यस। और एस प्लस पीएक्स से भी क्या बनेगा? सिग्मा बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मान लो आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई एक्सिस है, तो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब हो गया पी वाई प्लस पी वाई, उससे सिग्मा बनेगा, एस प्लस पी वाई से भी सिग्मा बनेगा। और अगर मान लो आपके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है, तो सर पी जेड से क्या बनेगा? सिग्मा बनेगा, और एस प्लस पी जेड से भी क्या बनेगा? सिग्मा बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होना जरूरी है। और पाई क्या हो गया? पाई में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग नहीं होता, परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है। जैसे मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है और एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, इस तरह से। दिस इज नोन एज साइडवाइज ओवरलैपिंग या फिर लेटरल ओवरलैपिंग। इसको क्या बोला जाता है? साइडवाइज ओवरलैपिंग। तो सोचो, अगर मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो ये रह गई, ये है आपकी जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और एक है पी एक्स ऑर्बिटल और दूसरा है पी एक्स ऑर्बिटल। अगर ये दो पी एक्स ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, तो सर इससे कौन सा बॉन्ड बनता है? सर इससे बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड बनता है सर। इससे कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई क्या? यस, क्या मेरी बात आपको समझ में आई क्या? अगर मान लो मैं तुमसे कहूं कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है, सोचो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है? जेड एक्सिस है। तो पी वाई से क्या बनेगा? पी एक्स से क्या बनेगा? और पी जेड से प्लस पी जेड से क्या बनेगा? और पी एक्स प्लस पी वाई से क्या बनेगा? और पी वाई प्लस पी जेड से क्या बनेगा? जल्दी बताओ। अगर तुमने ये बता दिया, मतलब तुम्हें सारी चीज समझ में आ गई, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ सकता हूं बड़ी शांति से। हाँ, जल्दी बता दो। अगर तुमने ये बता दिया तो मेरा काम बन गया, फिर मैं बड़ी शांति से आगे बढ़ सकता हूं। यस यस यस, जल्दी बताओ। हाँ जी, सारे बता दो, सारे सारे बता दो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सर देखो, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है तो पी वाई मतलब परपेंडिकुलर, सर पाई बनेगा। पी एक्स भी परपेंडिकुलर, पाई बनेगा। पी जेड सिग्मा बनेगा। सर पी एक्स और पी वाई कुछ नहीं बनेगा, पी वाई पी जेड कुछ नहीं बनेगा। बोलो सर, ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है सर, पी एक्स प्लस पी वाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर इधर, सर ये तो जीरो ओवरलैपिंग का केस है, कुछ नहीं बनेगा। समझ गए आप मेरी बात को शायद, है ना। और अगर मान लो ऐसा कह दिया जाए वाई एक्सिस आपके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो सर पी एक्स प्लस पी एक्स से पाई बनेगा, यस, पी जेड प्लस पी जेड से भी पाई बनेगा, और पी वाई से सिग्मा बनेगा सर, यस। एस प्लस पी वाई से भी सिग्मा बनेगा सर। पी एक्स प्लस पी वाई से कुछ नहीं बनेगा सर। पी एक्स प्लस पी जेड से भी कुछ नहीं बनेगा सर। मेरी बात आपको समझ में आ चुकी है शायद। सारे लोग एक बार थम्स अप करके बता दो तो मैं आगे चला जाऊं और मैं स्ट्रेंथ की बात कर लूं। मेरे हिसाब से आप सब लोगों को पता है, स्ट्रेंथ जो होता है किसी भी सिग्मा या पाई बॉन्ड की, वो किस पे डिपेंड करता है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। और सिग्मा बॉन्ड में जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है वो पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, और इसी वजह से हम लोग बोलते हैं अगर आप स्ट्रेंथ की बात करोगे तो सिग्मा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो पाई से ज्यादा होती है ना। एक चीज मैं और बता दूं, अगर मान लो दो एटम है ए और बी, उनके बीच एक सिंगल बॉन्ड बना है तो हमेशा सिग्मा होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होगा, और अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई होंगे। मतलब दो एटम्स के बीच सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्मा बन सकता है ना। एक से ज्यादा सिग्मा दो एटम्स के बीच कभी भी पॉसिबल नहीं है। मेरी बात शायद आप लोग समझ गए हो। यस, दो एटम्स के बीच एक से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। सर इसका रीजन क्या है? ऑब्वियस है,
अगर मान लो अलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की बात करें, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है मान लो, तो पीएक्स पीएक्स एक ही बॉन्ड बन सकता है। सिग्मा अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक ही ओवरलैपिंग हो सकती है, पीएक्स पीएक्स, और उससे एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। पीवाई पीवाई से पाई बनेगा, पीजेड पीजेड से पाई बनेगा, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं हमेशा दो एटम्स के बीच मैक्सिमम एक सिग्मा बन सकता है ना, और पाई तो दो मैक्सिमम पाई बॉन्ड बनाए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बता दीजिए। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताओ इसमें कौन से ऑप्शन पे टिक मार दूं। हाँ जल्दी बता दो, कौन से ऑप्शन पे टिक मार दूं भाई, कौन से ऑप्शन पे टिक मार दूं, जल्दी बताओ कौन से ऑप्शन पे टिक मारूं। क्या कह रहा है, लिखता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग रिजल्ट्स इन पाई टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अगर जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, अगर जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो ये होमवर्क है तुम्हारा। हाँ अबे ये थोड़ी करवाऊंगा मैं, बताओ। एक छोटी सी चीज और पढ़ लेते हैं। मान लो कभी कोई आपसे पूछ ले एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसमें ज्यादा होगा, है ना, कोई आपसे पूछ ले, एक बार के लिए सोचो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का कोई क्वेश्चन तुमसे पूछ ले, है ना, गुस्ताखी कर ले तुमसे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का क्वेश्चन पूछने की, कि बताइए 1s ऑर्बिटल में ज्यादा ओवरलैपिंग होगी 2s या फिर 3s। तो आप हमेशा एक काम कीजिए, अगर जब भी तुमसे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पूछे, सबसे पहले तुम्हें काम करना n1 प्लस n2 की वैल्यू निकालना। n1 प्लस n2 क्या है, शेल नंबर। देखो सर यहां पर n1 1 है, n1 भी n2 भी 1 है, तो n1 प्लस n2 कितना हो गया, 2 हो गया सर। यहां पर n1 प्लस n2 कितना है सर, 4 है, और यहां पर n1 प्लस n2 कितना है, 6 है सर। अगर मान लो ऐसा हो n1 प्लस n2 जितना कम होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतनी ही ज्यादा होगी। मेरी बात समझ गए। छोटा ऑर्बिटल हमेशा अच्छी ओवरलैपिंग करता है, जितना बड़ा ऑर्बिटल होगा ओवरलैपिंग उतनी ही कम होती है। यस, तो सर यहां पर सबसे छोटा ऑर्बिटल ये है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ये होगी सर, है ना। ये बॉन्ड मजबूत होगा और ये वाले बॉन्ड वीक होंगे सर। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा, बॉन्ड उतना ही मजबूत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। यस, बहुत बढ़िया। इसमें चेक करो सर, n1 1 है, n2 2 है, n1 प्लस n2 कितना हो गया सर, 3 हो गया। सर यहां पर n1 प्लस n2 कितना है, 4 है, और सर यहां पर n1 प्लस n2 कितना है, 5 है सर। तो सर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ये हो जाएगा। यहां चेक कीजिए, n1 प्लस n2 4, n1 प्लस n2 4, n1 प्लस n2 4। अरे सर यहां तो n1 प्लस n2 सेम है हर जगह। अरे मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, अगर तेरा n1 प्लस n2 सेम है, अगर n1 प्लस n2 सेम है, तो तू क्या चेक कर, अगर डायरेक्शनल नेचर ज्यादा है, क्या डायरेक्शनल नेचर अगर ऑर्बिटल का ज्यादा है, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी ज्यादा होगी। वाह सर क्या बात है सर, मजा आ गया सर, एकदम जोरदार। डायरेक्शनल नेचर, एस ऑर्बिटल जो होता है वो अनडायरेक्शनल होता है, पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल इन नेचर होता है। आप लोगों ने शायद स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा, पढ़ा आप लोगों ने। यहां पर देखो दोनों ही अनडायरेक्शनल ऑर्बिटल है, यहां पर एक डायरेक्शनल, यहां दोनों डायरेक्शनल। तो सर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जहां डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल ज्यादा होगा, वहां पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी ज्यादा होगी। बोलिए, अतुल भाई कह रहे हैं सर आपकी शादी हो गई है, तैयारी शुरू कर दो। बताओ क्यों भाई, अब शादी भी तू ऑनलाइन करवाने लगा मेरी है। साला मैं यहां सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़ा रहा हूं, इतनी जबरदस्त चीजें मैं पढ़ा रहा हूं हैं, और तुम्हें मेरी शादी की पड़ी है। बताओ। अरे बेटा मेरी शादी की मत सोचो, तुम अपनी शादी की सोचो। यहां पढ़ लिख लोगे तो क्या पता कोई बाप अपनी बेटी तुम्हें दे दे, नहीं तो साला जिंगा लाला करते घूमोगे। हाँ सारी उम्र पढ़ लिख लो भाई, अगर नौकरी नहीं तो आजकल छोकरी नहीं है, ध्यान रखो। समझ लो इस बात को। हल्का सा मैं बात करना चाहता हूं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स के बारे में, है ना, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स के बारे में। H2 मॉलिक्यूल कैसे बना, है ना, H2 मॉलिक्यूल कैसे बना, इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आओ सर, वीबीटी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाने जा रहे हैं इस कंपाउंड को। जैसे मान लो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी दुनिया जानती है, 1s1 होता है। यस, तो एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे सर, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेंगे सर। ये 1s ऑर्बिटल दूसरे 1s के साथ ओवरलैप करता है, और उससे क्या बन जाता है, एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है सर। तो सर ये जो ओवरलैपिंग हुई है, ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है, आपको अगर कोई पूछे तो आप बोलोगे सर ये एस ओवरलैपिंग से बना है। और एसएस में भी अगर कोई तुमसे पूछे ना तो आप बोलोगे 1s ओवरलैपिंग से बना है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस, क्या मेरी बात समझ में आई? एस ओवरलैपिंग से ये वाला बॉन्ड बना है। डन। अच्छा
बहुत बढ़िया। अगर मान लो अबे वीबीटी चल रहा है, ये कह रहा है वीबीटी कम पड़ा है, तुम लोग कहां से आते हो बे? अबे ये वीबीटी चल रहा है, बताओ यार, हद है मतलब। आगे बढ़ते हैं और एक और मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है एचएफ। एचएफ कैसे बना है, एचएफ कैसे बन गया, सुनो बे, अच्छे से सुनना, हाँ है ना, अब समझ लो, नौकरी के लिए पढ़ो, इसका मतलब ये है, नौकरी के लिए पढ़ो, है ना, हाँ बताओ, आओ सर आओ। सर इसका तो आपका मीम बनेगा, अब मीम बने या ना बने भाई, मतलब अब मीम ऐसी चीजों का तो बनता है साला, है ना, कोई ढंग की चीज पढ़ाओ ना। अभी मैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पढ़ा रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड पढ़ाओ, नहीं है इंटरेस्ट जनता को, ठीक है सर चल रहा है जैसे चल रहा है, लेकिन जैसे ही कहानी थोड़ी सी अलग हुई, जैसे ही थोड़ा सा मसाला ऐड हुआ, वाह सर मजा आ गया सर, वाह सर क्या पढ़ाते हो सर आप, मजा आ गया सर, आपसे बढ़िया कोई नहीं पढ़ाता, है ना। और साला मैं भले ही कितना ही कंटेंट दे दूं, अबे ये टीचर बड़ा बोरियत है, पढ़ाता नहीं, बीच में मसाला डाल दो, वाह सर, है ना, क्या करें बेटा। आओ जी, हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी दुनिया जानती है, 1s1, इसका 1s है, उसके पास एक ऑर्बिटल खाली, ठीक है। आओ दूसरा है सर फ्लोरीन, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 होता है ना, ये सारी दुनिया जानती। और ये देखो 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p, ये रहा सर 2p में 5 इलेक्ट्रॉन। देखो वीबीटी ये कहता है, वीबीटी ये कहता है कि बॉन्ड बनने के लिए ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है ना, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करे, मतलब हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है वो फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और इससे बॉन्ड बन जाएगा HF के बीच एक सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया तुम्हारा HF। ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और ये फ्लोरीन का p ऑर्बिटल। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो HF में बॉन्ड बनता है वो कौन सी ओवरलैपिंग से बनता है, सर ये बनता है sp ओवरलैपिंग से। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सी ओवरलैपिंग से, sp, और sp में भी कौन सा sp, 1s और 2p, इस ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना है। क्या मेरी बात सही है? अब अगर मान लो, यस, अब अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं, एक लिखा है मैंने HF, एक लिखा है HCl, एक लिखा है HBr और एक लिखा है HI, बताइए कहां पर बॉन्ड सबसे मजबूत बना है, कहां एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा है? आप बोलोगे सर देखो यहां हो रहा है 1s2p ओवरलैपिंग, यहां हो रहा है 1s3p, 1s4p और यहां हो रहा है 1s5p। सर n1 प्लस n2 की वैल्यू सबसे कम यहां है, तो सर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा यहां होगा। सर सबसे मजबूत, अगर मैं तुमसे बॉन्ड एनर्जी की ऑर्डर पूछूं, अगर मैं तुमसे बॉन्ड एनर्जी पूछूं तो आप बोलोगे सर HF में सबसे ज्यादा होगी, फिर HCl, फिर HBr और फिर HI। और अगर तुमसे कोई बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ ले तो तुम कह देना बॉन्ड लेंथ इसकी जस्ट ऑपोजिट होती है। क्या तुम मेरी बात को समझ पाए? क्या देख रहे हो तुम? चीजों को ऐसे रिलेट करना होता है बेटा, रटना नहीं होता है ना, चीजों को ऐसे समझना होता है। क्या तुम मेरी बात को समझ पाए? क्या एक बार थम्स अप करके बताओ कि सर हाँ हमें समझ में आ गया सर, आपकी बात एकदम बढ़िया समझ में आ गई है सर। यस 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 यस, सबसे सुनना चाहता हूं मैं ये बात, सब लोगों से सुनना चाहता हूं भाई, क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? यस डन है, मैं आगे चल सकता हूं, मैं आगे चल सकता हूं। और एक और एग्जांपल मैं देना चाहता हूं तुम्हें, और वो एग्जांपल सुन के तुम एकदम खुश हो जाओगे और तुम मुझे दुआएं जरूर दोगे, ऐसा मुझे लगता है। एक लिखा है मैंने मॉलिक्यूल F2 Cl2 Br2 और I2। मैंने कहा बेटा बता ओवरलैपिंग कहां कहां कौन सी हो रही है? बोले सर देखो यहां पर F2 जो बॉन्ड बनेगा वो PP ओवरलैपिंग से बनेगा, क्योंकि दोनों फ्लोरीन है, दोनों फ्लोरीन का PP ऑर्बिटल आएगा। कौन सा P? इसका 2P, इसका 2P, यहां पर इसका 2P, इसका 3P, बोलो यहां पर 2P 4P, यहां पर 2P 5P। अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा एक बात बता, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कहां सबसे ज्यादा है? आपने कहा सर जहां n1 प्लस n2 कम वहां ओवरलैपिंग ज्यादा। बहुत बढ़िया। अगर ओवरलैपिंग यहां है तो मुझे एक बात बता, बॉन्ड लेंथ कहां पर सबसे ज्यादा होगी? बोले सर जहां ओवरलैपिंग कम वहां बॉन्ड की लेंथ ज्यादा। मैंने कहा एक बात बता दे, कहां बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी? बोला सर जहां ओवरलैपिंग ज्यादा वहां सर बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होती है। आपने जैसे ही ऐसा लिखा मैंने तुम्हारे कान पे जोर से मारा थप्पड़, मैंने कहा ये गलत ऑर्डर है, और एकदम आपका दिमाग चकरा गया। अरे बोले साला ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया सर? अभी तो आप बोल रहे थे जहां ओवरलैपिंग ज्यादा वहां बॉन्ड मजबूत बनेगा, और आप अपनी बात से पलट रहे हो। सर ऐसी क्या बात है, मतलब क्या मजबूरी है आपकी, आप पलट रहे हो अपनी बात से? मैंने कहा बेटा देख
यहां थोड़ा अलग कहानी चलती है। बोले क्या चलती है सर? मैंने कहा यहां ऑर्डर आता है Cl2, यहां ऑर्डर आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, पता नहीं कितनी बार जेई ने पूछ लिया इसको, F2 और I2। कसम खा लो, गांठ बांध लो, भूलोगे नहीं। और बेटा मेरी कसम मत खाना, अपने हिसाब से देख लेना, कोई ना कोई तो मिल ही गया होगा कसम खाने के लिए। मैं अपने जीवन से बड़ा सुखी हूं, मेरी कसम ना खाए। यस। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन फ्लोरीन में तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा था, फिर भी बॉन्ड वीक कैसे हो गया? मैंने कहा रीजन है मेरे पास। रीजन क्या है? मैंने कहा देख, फ्लोरीन की साइज छोटी है। बोले हाँ सर छोटी है। साइज छोटी होने की वजह से ये जो फ्लोरीन के पास लोन पेयर्स हैं, इनके बीच डिस्टेंस कम है, बिल्कुल कम है। तो इस वजह से ये जो रिपल्शन है ये बहुत ज्यादा है, और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये जो बॉन्ड है थोड़ा वीक हो गया है, और इतना वीक हो गया है कि ये ऑर्डर में यहां पहुंच गया है। क्या तुम समझ गए क्या इस बात को? यस। कोई बोल ही नहीं रहा होता भाई, मैं किसको पढ़ा रहा हूं यार? अरे बोल तो दो, क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? पक्का बता दो यार, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? यस 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 यस, पक्का ना? ध्यान रखें इस बात का, है ना? ये एग्जाम में खूब बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है ना? अच्छा, इसी में एक ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन फ्लोरीन और क्लोरीन क्लोरीन में जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्लोरीन क्लोरीन की ज्यादा है। बिल्कुल सही है। अगर वहीं पर तुमसे ये पूछ ले नाइट्रोजन नाइट्रोजन और फास्फोरस फास्फोरस में किसकी ज्यादा है, आप बोलोगे सर बिकॉज ऑफ सेम रीजन ये बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा होगी। अगर तुमसे कोई पूछ ले ऑक्सीजन ऑक्सीजन और सल्फर सल्फर में बॉन्ड एनर्जी कहां ज्यादा होगी, बिकॉज ऑफ सेम रीजन यहां ज्यादा होगी। और वहीं पर अगर तुमसे कोई पूछ ले कार्बन कार्बन और सिलिकॉन सिलिकॉन में कहां ज्यादा होगी, आप बोल देना कार्बन कार्बन में ज्यादा होगी। ये किसका ऑर्डर है बेटा? ये ऑर्डर है बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। किसका ऑर्डर है ये? बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। क्या तुम मेरी बात समझ गए? सर यहां उल्टा क्यों हो गया? अरे सर उल्टा इसलिए हो गया बिकॉज यहां कोई लोन पेयर नहीं होता ना सर। कार्बन अगर 4 बॉन्ड बनाएगा तो सर कहां से लोन पेयर आएगा सर उसके पास? सर कहां से लोन पेयर आएगा सर? बोलिए ना। अरे कोई बोल ही नहीं रहा भाई। अरे बोलिए ना सर, कोई दिक्कत है इसमें? डन है ना? ये एक्सेप्शंस है बेटा, जो कई बार हमसे एग्जाम में पूछ लेता है ना। ये बेटा 2p नहीं है, अरे ये 3p है, ये 4p है, ये 5p है ना। वो थोड़ा फ्लो में ज्यादा उल्टा लिख दिया है ना। 2p 3p 4p 5p है ना, ऐसा है। हाँ ऐसा। यस यस यस।